हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। बायोलॉजी का एक नेक्स्ट चैप्टर हम आपको एक फिजिक्स का चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं, फोर्स एंड प्रेशर। एक सेकेंड चैप्टर है जो आपका फर्स्ट चैप्टर है आपके एनसीईआरटी बुक का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का मतलब है कि यह एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है। आपके देश में एग्रीकल्चर प्रधान एक देश रहा है हमेशा से। यहाँ के जो मैक्सिमम परिवार हैं उनका मेन प्रोफेशन रहा है एग्रीकल्चर, जहां से आप भी बिलोंग करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी हैं जिसके पेरेंट्स या जिसके आसपास खेती होती हो, जिसके आसपास एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही है, जिसको आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्रॉप्स में बहुत सारे ऐसे हैं, अनाज हैं, दलहनी पौधे हैं, तिलहनी पौधे हैं, ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। अलग अलग टाइप के प्लांट्स उपजाए जाते हैं अलग अलग पर्पज से, जिनसे अपने खाद्य पदार्थों का, अपने फूड मटेरियल्स के कंपोनेंट को पूरा करने के लिए मानव अलग अलग टाइप के प्लांट्स का एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करता है, जैसा कि आप अपने आसपास में देख भी रहे हैं। उनके हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन, जैसे रबी और खरीफ होता है। एक उस समय लगाए जाते हैं जैसे अक्टूबर से अराउंड से एक सीजन जो होता है आपका अब स्टार्ट होगा, जैसे कि अब लगभग आप मान सकते हैं अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक के राउंड में धान की फसल होगी, क्योंकि इस समय बारिश होती है और जल जमाव वैसे पौधों को इस समय उपजाया जाता है जिसमें जल की जिसको जरूरत होती है, और जिसको जल की कम जरूरत होती है उसको अक्टूबर में लगाते हैं और अराउंड में फरवरी मार्च तक उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे वीट का अब अंतिम प्रोसेस चल रहा है, वीट कट रहे हैं और अब वो हार्वेस्ट हो रहे हैं और लोग अपने फूड ग्रेन्स को कलेक्ट करके अपने सही जगह पर स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में जितनी भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज हैं उन सभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज को वेल तरीके से ऑर्गेनाइज करने की मेथड के बारे में आपको मेनली इसमें पढ़ना है। अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन में बात करें तो मेनली हम लोग बात करेंगे किसका, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का, कि आखिर जो लोग खेती कर रहे हैं उस खेती के करने के अलग अलग स्टेप क्या है। उसमें पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जब कोई किसान सबसे पहले खेती करने जाता है तो सबसे पहले राइट मेथड क्या है कि वो सॉइल टेस्टिंग करवाता है। सॉइल टेस्टिंग करवाने से उसको ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इस सॉइल में किन न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति है और किन न्यूट्रिएंट्स की कमी है, या इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। फिर ऐसे ही पौधे को उसमें लगाएंगे जिसमें वह सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है एक्सेस अमाउंट में उसका उपयोग करके वो पौधे ग्रोथ कर सके। अब मान लीजिए कि किसी में दो टाइप के मेनली न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, एक मैक्रो और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो मतलब जो ज्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड होता है पौधों को, जिसमें एनपीके खास तौर पर से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये जिसमें है वो जिन पौधों को रिक्वायर्ड होगा जो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस से ग्रो कर सकते हैं, वैसे ही पौधों को हम लोग लगाएंगे जब उसमें एनपीके की मात्रा एक्सेस होगी। सो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप व्हाइल वी आर गोइंग टू द प्रैक्टिस सम एग्रीकल्चर activities or the start to growing any crop inside a field। अगर किसी फील्ड में हम क्रॉप को ग्रो करने की शुरुआत कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत सबसे पहले कहां से होती है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से होती है। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को हम लोग 3 लेवल पर डील करते हैं, प्लॉजिंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग। प्लॉजिंग मतलब आप समझ रहे हैं जुताई करते हैं। जुताई करने के लिए, प्लॉजिंग करने के लिए अलग अलग उसके रास्ते हैं। प्लॉजिंग करने के लिए पहले एक प्लाउज होता था जिसमें लकड़ी का बना होता था और लकड़ी के ऐसे तिरछे बने होते थे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं उसको ऐसे बने होते थे और फिर इसकी मदद से इसको 2 बैल आपस में खींचते थे और फिर हम लोग क्या करते थे कि इसको पकड़ के एक व्यक्ति रोटेट करता था पूरे खेत में, और तब पूरे खेत की मिट्टी का निचला हिस्सा ऊपर का हिस्सा नीचे, ये पूरी तरीके से प्लॉजिंग हो जाती है। बेहतर जुताई को बेहतर समझ रहे हैं। उसके अलग अलग मेथड्स आ गए, बाद में ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर में फिर उस लेवल के सिस्टम लग गए जो बहुत डीप से मिट्टी को उखाड़ कर ऊपर डाल देती है और तब बेहतर तरीके से प्लॉजिंग होने की कंसेप्ट आ गई। दूसरा हो गया लेवलिंग। जब एक बार प्लॉजिंग कर देते हैं तो उसके बाद उसमें मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हो जाते हैं, तो उन ढेलों को छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए एक हेवी चीज का, एक हेवी लकड़ी का, सामान्यतः आप ट्रैक्टर के पीछे एक लकड़ी देखते होइएगा जिस लकड़ी को हेवी लकड़ी होता है और वो पूरे खेत में जुताई करने के बाद दौड़ाई जाती है, ताकि जो मिट्टी का बड़ा बड़ा ढेला है वो फूट जाएगा और भुरभुरी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगी, ताकि उसमें
सीड को जगह मिल जाएगा श्वसन प्रणाली को ऑर्गेनाइज करने में, उसको एयर मिलेगा और वो आसानी से जर्मिनेट हो पाएगी, इसके लिए उसको लैबलिंग करते हैं। तीसरा है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग के बारे में अभी आपको बताया है। मैन्योरिंग क्या है? मैन्योरिंग मतलब है कि जो पौधा उसमें आप लगाने जा रहे हैं, उस पौधे को जो भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, उन सभी जरूरत की पूर्ति उसमें पड़े हुए सॉइल से हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो जो चीज की रिक्वायरमेंट है उसको, उस रिक्वायरमेंट को आपको पुट करना होगा और तब आपका सॉइल प्रिपेयर होगा उस क्रॉप के लिए जिस क्रॉप को आप लगाने जा रहे हैं उस फील्ड में। सो फील्ड में पहला स्टेप सॉइल प्रिपरेशन है। सॉइल प्रिपरेशन में 3 स्टेप, फिर प्लॉजिंग, लैबलिंग और मैन्योरिंग। इन 3 प्रोसेस को करते हैं अगर हम कंप्लीट तरीके से जांच करके पड़ताल करके, और जो वो क्रॉप लगाने जा रहे हैं, जो क्रॉप लगाने जा रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, तब हमारा सॉइल हो जाता है प्रिपेयर। उसमें हम सीड डाल सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? सोइंग ऑफ सीड। जब हमारा खेत तैयार हो गया तब उसमें हम लोग सीड डालते हैं। सीड डालने के भी अलग अलग मेथड है। सामान्यतः हैंड पिकिंग मेथड से, हैंड बाय हैंड मैनुअली लोग हाथों से ही, और एक खुरपी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से लोग सीड डाल सकते हैं, या फिर सीड की रैंडमली लोग बुआई कर देते हैं अपने हाथों से, अंदाजन अपने खेतों में चारों तरफ एक समान रेशियो को मेंटेन करते हुए वो डाल देते हैं। उसके बाद उसकी फिर लैबलिंग कर दी जाती है, तो सीड ऐसे भी डाला जाता है। लेकिन आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, आज एग्रीकल्चर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की चीजें उपयोग हो रही है, जिससे बेहतर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज होना आसान हो गया है। साथ ही किसानों को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल पाती है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सो इन इंफॉर्मेशन के आधार पर वो जो भी उनके पास एग्रीकल्चर एस्पेक्ट्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, तो सीड ड्रिल एक बहुत ही बेहतर टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन है जो सीड को एग्जैक्टली जितनी गहराई पर डालनी चाहिए और जितनी दूरी पर डालनी चाहिए उसको मेंटेन करता है, और किसान को बिना एफर्ट डाले ही उसका सीड बिल्कुल सही जगह पर डालता है, जिससे सीड जितने डाले गए उसमें से बेहतर जर्मिनेशन की क्षमता होती है और सारे के सारे सीड समय पर जर्मिनेट करते हैं और एक साथ ग्रो करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सोइंग ऑफ सीड करते हैं, और जब हम लोग उसमें सीड डाल दिए उसके बाद क्या होता है? एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इसी सॉइल में जब आपने चेक कर लिया मैन्योरिंग करने का, उसके बाद उसमें क्रॉप जब लगा दिए जाते हैं, उसके बाद उस खेत के, उस फील्ड के, उस क्रॉप के अनुसार उसके न्यूट्रिएंट क्षमता को, उसके न्यूट्रिएंट्स को मैनेजमेंट करने के लिए, आप इसको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स को मैनेजमेंट करने के लिए उसमें 2 टाइप का स्पेशल सबस्टांस उपयोग किया जाता है। एक केमिकल सबस्टांस है जिसका नाम है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में केमिकल सिंथेसिस की मदद से, केमिकल्स का उपयोग करके फर्टिलाइजर को क्रिएट किया जाता है और वह फर्टिलाइजर को खेतों में डाला जाता है ताकि जल्दी रिजल्ट आए, और जो उस पौधे में जो क्रॉप में डेवलपमेंट नहीं हो रही है या उस क्रॉप में डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, तो फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं लोग ताकि उसके क्रॉप की बेहतर उत्पादन हो सके। दूसरा होता है मैन्योर। मैन्योर भी एक टाइप का न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट का ही एक स्पेशल सबस्टांस है, लेकिन इसको जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो स्पेशली ऐसी चीजों से उपयोग करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट है, जैसे प्लांट के बेस्ट है, चाहे एनिमल के डंग है। इन सबको लंबे समय तक ढक के रखने के बाद इसमें जो मौजूद होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वो उसको डिके कर देते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, और तब डिकम्पोज जो रूप होता है उन डंग्स का, उन प्लांट्स के डेड बॉडी सेल्स का, उसी डिकम्पोज और डिकेइंग रूप को हम लोग उपयोग करते हैं अपने खेतों में। तो वो एक तरीके से बेहतर होती है हमारे खेतों के न्यूट्रिएंट क्षमता को बराबर रखने के लिए, एक प्रॉपर रखने के लिए। खासतौर पर से ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स रिक्वायर्ड होता है किसी प्लांट को सॉइल में होनी चाहिए, वो सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को पूरा करने के लिए मैन्योर होता है। मैन्योर थोड़ा सा रिजल्ट देर से देता है, लेकिन हाँ एक बात ये भी है कि फर्टिलाइजर से आपको नुकसान है आपके खेतों को। फर्टिलाइजर आपके खेत को धीरे धीरे अनफर्टिलाइज कर सकता है क्योंकि उसकी न्यूट्रिएंट क्षमता को धीरे धीरे वो खोखला कर देता है, जबकि मैन्योर हमेशा ही आपकी जो न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट है आपके सॉइल का उसको बनाए रखेगा, क्योंकि ये इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जबकि फर्टिलाइजर अगर हम डालते हैं तो किसी एक प्रकार के केमिकल्स का उपयोग करके बनाए गए फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, तो एक तो बैलेंस हो गया, लेकिन दूसरे किसी की मात्रा में कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। तो आपके खेत का न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करने में मैन्योर एक बेहतर योगदान देता है। इसका डिसएडवांटेज भी है, फर्टिलाइजर अगर
एक तरीके से सॉइल पोल्यूशन या वैरायटी ऑफ बीमारी आजकल लोगों को हो रही है, उन सभी बीमारियों की वजह कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर का ज्यादातर उपयोग आपके खेतों में हो रहा है, इसका भी देन है। जबकि मैन्योर के उपयोग करने से इन्वायरमेंट या मानव को उसके सेहत पर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैन्योर सस्ता है जबकि फर्टिलाइजर महंगा है। मैन्योर से तत्कालिक रिजल्ट नहीं आ सकते हैं, फर्टिलाइजर से तत्कालिक रिजल्ट आ सकते हैं, इसीलिए किसान फर्टिलाइजर का उपयोग करने पर विशेष जोर दिए हैं। खासतौर पर से पिछले 50 सालों में फर्टिलाइजर का बहुत सारा उपयोग हुआ है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज में अलग अलग जगहों पर। तो अगर आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज कर रहे हैं, उसमें सोइंग ऑफ सीड कर दिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर लिया, एडिशन कर दिया आपने मैन्योर का और फर्टिलाइजर का, उसके बाद होता है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब है क्या? सिंचाई करना, पानी की व्यवस्था। आप जानते हैं कि पौधों को ग्रो होने के लिए भी उसके सॉइल में प्रॉपर पानी वाटर की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि पौधे अपने रूट के थ्रू उस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और तब उसकी जो सिस्टम है फोटोसिंथेसिस की, वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाता है, जिससे उसकी न्यूट्रिएंट क्षमता मैनेज हो पाती है। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वह उस खेत की वाटर लेवल नीचे चली जाती है तो फिर किसान आर्टिफिशियल मेथड से, अगर बारिश नहीं हो रही हो तो आर्टिफिशियल मेथड से वाटर पंप, वाटर टैंक या आस पड़ोस के तालाब से, आस पड़ोस के नहर से, डैम से जो पानी जैसे भी उनको उनके खेतों तक पानी पहुंच सकता है, अपने खेतों तक पानी को पहुंचाते हैं, जिससे उस खेत में जो वाटर की लेवल होती है वो मैनेज होती है और तब उसमें लगे हुए जो क्रॉप होते हैं उसकी रूट्स आसानी से वाटर को एब्जॉर्ब करके अपने प्रोसेस फोटोसिंथेसिस को इजीली कंप्लीट कर पाती है। सो नेक्स्ट स्टेप इज द इरिगेशन, एंड इरिगेशन इज आल्सो अ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस व्हिच इन्वॉल्व इन द बेटर क्रॉपिंग ऑफ द और द बेटर एल्डिंग ऑफ अ क्रॉप व्हिच इज प्लांटेड और व्हिच इज डेवलप्ड विदिन अ फील्ड। सो नेक्स्ट इज द प्रोटेक्शन, CTI प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड्स। बीड्स ही नहीं, इसमें आप इंसेक्ट्स भी कह सकते हैं। जब आपकी फसल लग गई, आपने मिट्टी जांच कर लिया, फसल लगा दिया, आप उसमें फर्टिलाइजर डाल दिए, आपकी क्रॉप बढ़ने लगी, डेवलप हो गई, आप उसमें इरिगेशन भी टाइम पर समय समय पर इरिगेशन कर रहे हैं, उसमें समय समय पर मैन्योरिंग और एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर कर रहे हैं। इस केस में आपकी जो क्रॉप को डिस्टर्ब करने वाली अगली चीज है वो बीड्स और इंसेक्ट्स हैं। बहुत सारे टाइप के इंसेक्ट्स हैं जो आपके क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकती है और बहुत सारे टाइप के बीड्स हैं। बीड्स वो पौधे होते हैं जो आपको डिजायरेबल नहीं है, अनडिजायरेबल प्लांट्स व्हिच इज रैंडमली ग्रो इनसाइड द फील्ड बाय द सीड डिस्पर्सल ऑफ एयर, वाटर, एनी एनिमल्स और द एनी मेथड। कहीं से वो सीड डिस्पर्स होकर आपके खेत में आ गए, आपने खेत में उसको लगाया नहीं, लेकिन जब आपने क्रॉप लगाया तो उसके बाद वो उपज देना शुरू हो गया। जैसा कि बहुत सारे टाइप के आप बीड्स को देखते होंगे, गेहूं के खेत में कांटेदार पौधा होता है, इसको कांटा बोलते हैं हम लोग, उसमें से फिर क्या कहते हैं वो बीड्स होते हैं जो गेहूं के पौधों के बीच में उपज जाते हैं। बथुआ का साग होता है जो गेहूं या धान के खेत, गेहूं के सामान्यतः खेतों में उपज जाता है, जिसका उपयोग लोग डायरेक्टली साग के तौर पर करते हैं, लेकिन वो भी एक बीड्स है जो आप पे क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जो न्यूट्रिनल, जो एडिशन ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर आप कर रहे हैं वो आप अपने क्रॉप के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, ना कि इस बीड्स के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो बीड्स के सीड्स उसी में थे, वो भी मैंने ग्रो किए, वो भी मैन्योरिंग का लाभ ले रहे हैं और वो भी ग्रो कर रहे हैं, और इससे सीधा नुकसान आपके क्रॉप पर है। और अगर क्रॉप को नुकसान हो रहा है तो उसकी प्रोडक्शन बेहतर नहीं होगी, कम उपज होगी। आपके बड़े फील्ड में अगर कम उपज होगी तो प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर नहीं होगा। और इसके लिए जरूरी है कि जो क्रॉप को आप अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में लगाए हैं उसको बेहतर तरीके से उसका प्रोटेक्शन भी करना किसान की एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का एक हिस्सा होता है, और उसमें बीड्स, इंसेक्ट्स से प्रोटेक्शन करना उनकी अहम जिम्मेदारी होती है कि अपने फसलों को जानवरों से, बीड्स से, इंसेक्ट्स से, इन सब से प्रोटेक्ट करके रखे, तब जाके वो बेहतर यील्डिंग दे पाएगा। और जब अगर आपने प्रोटेक्शन कर लिया तो नेक्स्ट होता है हार्वेस्ट करने का समय। उस समय उसकी समय पूरा हुई, आपकी गेहूं या धान जो भी पौधा आपने लगाया था उसकी समय सीमा पूरा हुई, उसकी एज ग्रुप खत्म हुई, अब उसको आपको काट कर और फिर जो प्रोसेस होता है, चाहे वो थ्रेशिंग का प्रोसेस हो, विनोइंग का प्रोसेस हो, या जिस भी मेथड से, अब आप उसमें से लगे हुए क्रॉप को अलग करते हैं और फिर उस क्रॉप से आप उस अनाज को ऑब्टेन करते हैं, जिस अनाज के लिए, जिस क्रेशंस के लिए आपने इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को शुरू किया था, और उसी को कहते हैं हम लोग हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग करने के बाद जब आपको क्रॉप्स प्राप्त हो जाते हैं तो उसकी स्टोरेज करने की भी एक जिम्मेदारी होती है। स्टोरेज करने का मतलब है कि किसी ऐसे जगह पर उसको सुरक्षित रखना कि लंबे समय तक भी उसमें किसी टाइप का इंसेक्ट्स या किसी टाइप का उसमें कीट ना लगे और वो लंबे समय तक बेहतर क्रेशंस के तौर पर हो। आप देखते हैं कि सामान्यतः आपके घर में गेहूं रख दिया जाए, उसमें स्पेशल टाइप का
पेस्ट लग जाता है, जिसके कारण वो अंदर से खोखला करना शुरू कर देता है वैसे गेहूं की, और उसकी जो क्वालिटी होती है उस क्वालिटी को खराब कर देता है। तो स्टोरेज भी एक किसान के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का एक हिस्सा है, जिसमें उसने इतनी मेहनत करके इतने सारे स्टेप को फॉलो करते हुए जब फाइनली उसने अनाज बहुत सारा बेहतर तरीके से उपजा लिया, तो अब उसकी अंतिम और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि अब उसकी वो संरक्षण करे, उसका कंजर्वेशन करे, उसकी सुरक्षा करे और एक ऐसी जगह पर रखे जहां पर वाटर की कोई आने की संभावना नहीं हो, नमी नहीं हो, या कुछ खास तौर पर से चूहे जैसे बहुत सारे पेट एनिमल्स होते हैं जो उस अनाज को खराब कर सकते हैं। ऐसे सारी चीजों से बचाव करके संरक्षण करके रखने के लिए जो स्टेप होता है उसको हम स्टोरेज ऑफ फूड कहते हैं। सो कि स्टूडेंट्स, आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में इन सारे टॉपिक्स को डीपली पढ़ना है। इसका सेकंड वीडियो हम बनाएंगे और सेकंड वीडियो में आपको हम अब एक एक टाइप पर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन सारी चीजों का दे दिए हैं। इसके अब डीपली जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उन प्रोसेसेस पर बात करेंगे कि कैसे आखिर बेहतर एल्डिंग और प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से स्टेप को किसान फार्मर्स हमेशा लेते रहे, जिससे उनकी खेत में हमेशा बेहतर क्रॉप का प्रोडक्शन होता रहे। सो आप इसको देखिए, नोट्स आपको क्लेवर चिल्ड्रन के ऐप के नोट सेक्शन में मौजूद है। उस नोट को खोलिए, पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए और हमारे ये वीडियोस आपको मदद कर रहे हैं उन चीजों को समझाने में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसी ऐप में एक डाउट का सेक्शन है, उस डाउट सेक्शन में जाइए और अपने ऐप पर डाउट को सबमिट कीजिए। हम उस डाउट का आंसर आपको सबमिट कर देंगे। सो लेट्स स्टडी फ्रॉम द होम। कोविड-19 के कारण जो डिस्टर्बेंस हुई है उसको देखते हुए आपको घर से पढ़िए, लेकिन पढ़िए क्योंकि सेशन का शुरुआत हो चुका है। एंड द बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन वीडियो हम आपको देने जा रहे हैं। थैंक यू।